फ्रेंड्स, दिस इज नीरज एंड वेलकम टू कॉड पल्स। हम आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल। आज के शानदार वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कोडिंग की शुरुआत आप कहां से कर सकते हो। कोडिंग, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, काफ़ी सारे वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं और मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप अपनी शुरुआत कोडिंग के अंदर कौन सी लैंग्वेज से कर सकते हो। जब कोई पर्सन कोडिंग करना चाहता है तो सबसे पहले उसके सामने एक नया क्वेश्चन ये आता है कि उसे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। सबसे पहले उसे कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके सामने सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज के करने से आपका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको मल्टीपल बंदे मल्टीपल राय देते हैं कि पहले ये कर लो, सी की ज़रूरत नहीं है, आजकल मार्केट में नई नई लैंग्वेज है, हमें पहले क्या करना चाहिए। लेकिन सी से जो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, शायद ही आपको कोई लैंग्वेज वो क्लियर कर सकती है। हम जो सी लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। मींस अगर किसी को कोडिंग की पहले से भी नॉलेज नहीं है तो भी वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकता है। दैट मीन्स मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको पहले से कुछ आता होगा। बिल्कुल मैं इसे जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं। कोडिंग सी लैंग्वेज, नाम ही इसका लैंग्वेज है, तो मैं इसे स्टार्ट करने से पहले इसे एक अदर लैंग्वेज से कंपेयर करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज से कंपेयर करने में इसको जा रहा हूं कि सी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और दोनों की शुरुआत कैसे की जाती है। तो मैं बिल्कुल इसे स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले आने वाले सारे वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएं। क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ सी लैंग्वेज पे ही अपना सफ़र ख़त्म करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको इसके बाद एक एक करके सारी की सारी लैंग्वेज इस तरीके से बताने वाला हूँ कि जो बच्चा ये सोचता है कि कल को मुझे आईटी कंपनी में जॉब लेना है, मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है, वो स्टार्टिंग से हमारी लैंग्वेज स्टार्टिंग से वन आफ्टर वन करके वो अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपनी सी लैंग्वेज और मैं आपको बता दूं कि सी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि भाई आपको अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज टोटली एंड टोटली किस पे डिपेंड है, अल्फाबेट्स पे डिपेंड है। आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले अल्फाबेट आने चाहिए, उसी तरह आपको सी पढ़ने से पहले अल्फाबेट्स, डिजिट और सिंबल की नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स हम सी लैंग्वेज को यूज करने वाले हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और सी को स्टार्ट करने से पहले आपको अल्फ़ाबेट, डिजिट और सिंबल की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश से पहले अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इनमें से एक भी चीज़ को निकाल देते हो तो आप सी लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं कर सकते। सेकेंड, जब आप इंग्लिश में काम करते हो तो अल्फ़ाबेट्स के मिला के आपको क्या बनाने सिखाए जाएंगे, वर्ड्स। सेम जब आप सी में काम करोगे तो इनसे मिला के आपको बनाने सिखाए जाएंगे कीवर्ड्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जब आपको फर्स्ट सेक्शन आ जाएगा तो इनसे मिलके आपको क्या बनाने सिखाए जाएंगे, कीवर्ड, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। थर्ड, इंग्लिश में जब आपको वर्ड्स बनाने आ जाते थे तो इनसे मिलके आपको बनाने सिखाए जाते थे सेंटेंस, यानी कि इंग्लिश में आने वाली हर एक लाइन को क्या बोला जाता था, सेंटेंस बोला जाता था। उसी तरह सी में जब आपको ये आ जाएंगे तो इनसे मिला के आपको बनानी सिखाई जाएंगी इंस्ट्रक्शन। और आप ये भी कह सकते हो सी लैंग्वेज में आने वाली हर एक लाइन को क्या बोला जाने वाला है, एक इंस्ट्रक्शन बोला जाने वाला है। और जब आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने आ जाते थे तो इनसे मिला के आपको पैराग्राफ बनाना सिखाया जाता था।
जहाँ पे आपका इंग्लिश की दौड़ धूप खत्म हो जाती थी। सेम यहाँ पे जब आप सी में इंस्ट्रक्शन बनाना सीख जाओगे तो इनसे मिला के आपको क्या बनाने सिखाए जाएंगे, प्रोग्राम बनाने सिखाए जाएंगे, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि कैसे सी को शुरू करें, कहाँ खत्म करें। या आप ये भी कह सकते हो कि जैसे इंग्लिश की दौड़ धूप कहाँ खत्म होती थी उसके पैराग्राफ पे, सी की दौड़ धूप कहाँ खत्म होने वाली है, हमारी प्रोग्राम पे खत्म होने वाली है। तो अब हमें इंग्लिश को नहीं पढ़ना हमें कौन सी लैंग्वेज को है, सी को। ये सिर्फ सीक्वेंस बताने का तरीका है कि हम किस सीक्वेंस में अपनी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप। अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फाबेट, डिजिट एंड सिंबल। यस, हाँ जी, अल्फाबेट्स वही हैं जो आप इंग्लिश में यूज करते थे, लाइक A to Z एंड स्मॉल a to स्मॉल z। डिजिट्स क्या हैं आपके 0 to 9 और सिंबल क्या हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आप जितने भी सिंबल अपने कीबोर्ड में देखते हो तो इन तीनों से मिलके ही हम अपनी कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अब इससे मिलके जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है वो है हमारा कीवर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट। हाँ जी, अब इनसे मिला के हम अपने क्या बनाने वाले हैं, कीवर्ड्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मींस सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूं, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। आप लोग सी के जरिए अपने प्रोग्राम बनाने वाले हो और प्रोग्राम में आप क्या करोगे, इनपुट कराओगे और बदले में आप उससे क्या लेने वाले हो, आउटपुट लेने वाले हो। जब आप प्रोग्राम के अंदर इनपुट कराओगे तो उस इनपुट को आपने किसी ना किसी में होल्ड कराना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां क्या इनपुट करवाया, 19 को किस में होल्ड कराया, एक्स में। मैंने डलवाया 20 को कहां रखवाया, वाई में। 30 को किस में रखवाया, जेड में। तो मैं बता दूं कि जो आप इनपुट कराते हो उस इनपुट को तो क्या कहते हैं जी हम लोग, कांस्टेंट, और जिसमें हम रखवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब आपके सामने ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर आप इन्हें किसी में होल्ड क्यों करवा रहे हो। आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आप एक कैलकुलेटर चला रहे हो और कैलकुलेटर के अंदर जो वैल्यू आप इनपुट करते हो 10, 20 वटएवर जो भी आप इनपुट करते हो वो इनपुट क्या होती है आपकी, कांस्टेंट। और वो वैल्यू आप इनपुट कर इसलिए करते हो ताकि कल को जरूरत पड़े तो वहां से वैल्यू निकाल के यूज कराई जा सके। हाँ जी, वो वैल्यू हम चाहें तो उसे कहीं पे क्या करवा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। और जब हम अपनी वैल्यू को कहीं पे स्टोर कराएंगे तो हमें उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ता है और हम उसे जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम। हम अपने कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे जाके क्या होती है, सेव होती है। और जहां पे हमारी वैल्यू जाके सेव होती है उसे कहते हैं मेमोरी। मेमोरी मैं बता दूं, कंप्यूटर मेमोरी हमारी ऐसे होती है जो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होती है। आप अपने कंप्यूटर में चाहे कोई भी वैल्यू डलवा दीजिएगा, आपकी वैल्यू मेमोरी में कहीं ना कहीं पे जाके क्या होती है, सेव होती है। पर हम सेव कराते ही क्यों है, ताकि कल को जरूरत पड़ने पे वहां से वैल्यू निकाल के क्या की जा सके, यूज की जा सके। लेकिन हम मेमोरी से वैल्यू जब निकालेंगे जब हमें यह पता होगा कि कौन सी वैल्यू कहां पे स्टोर है। और इसी को पता लगाने के लिए हम अपनी हर वैल्यू को क्या दे देते हैं, कोई ना कोई नाम दे देते हैं। और जो नाम देंगे उसको नाम को क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल आपने 19 को डलवाया एक्स में तो एक्स यहां जाके सेव हो गया, कहीं वाई सेव हो गया, कहीं जेड सेव हो गया। कोई भी वैल्यू कहीं पे भी सेव हो, लेकिन एक सेल के अंदर कितनी वैल्यू सेव होगी, एक वैल्यू सेव होगी। अब मैं आपको यह बता दूं वैल्यू सेव होती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स में 90 डलवाया तो ये वैल्यू सेव होने के लिए मेमोरी में एक ऐसा स्पेस सर्च करेगा जिस स्पेस पे पहले से कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पहले से कोई वैल्यू स्टोर है तो ये अपनी वैल्यू वहां पे स्टोर नहीं कर पाएगा। जितने भी मेमोरी में स्पेस होते हैं
हर एक स्पेस का कोई ना कोई क्या होता है, एड्रेस। एड्रेस क्यों होता है? ताकि कल को उस स्पेस को इजीली पहचाना जा सके कि कौन सी वैल्यू किस एड्रेस पे स्टोर है। आपने लाइक x पे 90 डलवाया, तो x ने अपनी वैल्यू स्टोर करने से पहले एक सेल बनाया और अपनी वैल्यू कहां स्टोर कर दी, इस सेल के अंदर, और इस सेल का नाम वो हो जाएगा जो नाम किसका था, वेरिएबल का नाम था। नेक्स्ट, आपने y में डलवाया 50। अगेन y सेव होने से पहले एक सेल बनाएगा जिसका कोई ना कोई एड्रेस होगा और उस सेल का नाम क्या हो जाएगा, y, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। आपने z में 80 डलवाया, z भी सेव होने से पहले एक सेल बनाएगा जिसका कोई ना कोई एड्रेस होगा और इसकी वैल्यू कहां सेव हो जाएगी, सेल के अंदर। जितने भी सेल होते हैं हर सेल का कोई ना कोई क्या होता है, एड्रेस होता है। और मैं आपको बता दूं, ये एड्रेस हमारा कंप्यूटर अपने आप अलॉट करता है। एड्रेस पे हमारा कोई बस नहीं है, हम एड्रेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम जब अपनी वैल्यू डलवाते हैं तो वो सेव होने से पहले एक स्पेस बनाएगा और वैल्यू उस स्पेस के अंदर सेव हो जाएगी। ओके, आज मैंने x में 90 डलवाया है। अब सपोज मैं x में डलवा देता हूं 42, तो मैं आपको बता दूं कि x सेव होने के लिए अलग से कोई स्पेस नहीं लेने वाला। x क्या करेगा, जो स्पेस उसने ऑलरेडी लिया था अपनी वैल्यू उसी में डलवा देगा, और जैसे ही नई वैल्यू आएगी तो पुराने वाली वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। दैट मीन्स एक सेल सिर्फ कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, एक। जब आप उसमें नई वैल्यू डलवाते हैं तो आपकी पुरानी वाली वैल्यू वहां से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। अगेन अब मैंने x के अंदर डलवाया, मान लीजिएगा 78। नाउ व्हाट विल हैपन, ये अपडेट हो जाएगा और इसके अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 78। आप ये भी कह सकते हैं कि एक वेरिएबल एक बार में सिर्फ कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, एक वैल्यू। जैसे ही आप उसमें नई वैल्यू डलवाते हैं तो पुराने वाली वैल्यू वहां से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। अब सपोज मैंने वैल्यू सेव करा दी, अब मैं मेमोरी से अपनी वैल्यू निकालने वाला हूं, और जब मैं वैल्यू निकालूंगा, मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो मैं आपको बता दूं मेमोरी से x की वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है, 78 निकल के आने वाली है। अब अगर सपोज मैं इसमें 78 नहीं डलवाता, तो आप अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालता हूं तो x में से कितनी वैल्यू निकल के आती, 42। और अगर मैं इसमें 42 भी ना डलवाता तो x की कितनी वैल्यू होती, 90। और मैं अगर ये भी कहूं कि मैं x में 90 भी नहीं डलवाता तो x के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैं आपको कहूं तो एक वेरिएबल के अंदर जब तक आप कोई वैल्यू नहीं डलवाते हो उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती, और जैसे जैसे आप उसमें नई वैल्यू डलवाओगे तो पुराने वाली वैल्यू वहां से क्या होती जाएंगी, रिप्लेस होती जाएंगी। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो पूछा जाए वेरिएबल क्या है, तो आप क्या कहोगे, वेरिएबल उस लोकेशन का नाम है जहां पे आपकी वैल्यू सेव होती है, और जब तक उसके अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं करवाई जाती उसके अंदर कोई वैल्यू सेव नहीं होती, और जैसे जैसे उसमें नई वैल्यू डलवाते हैं तो पुराने वाली वैल्यू क्या होती जाती हैं, रिप्लेस होती जाती हैं। और इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जस्ट लाइक वेरिएबल, दैट मीन्स वेरी प्लस एबल। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसे हम क्या कहेंगे, कीवर्ड्स। अगर बात की जाए यहां कीवर्ड्स की, अगर बात करो पहले तो यहां आपने 90 को डलवाया x में, तो मैं बात करूं 90 तो आपका क्या है, कांस्टेंट, और x आपका क्या है, कीवर्ड। यहां मैंने 50 को डलवाया y में, और मैंने कहा 50 तो है आपका कांस्टेंट और y है आपका वेरिएबल। अगर मैं बात करूं इसकी तो 80 तो है आपका कांस्टेंट और z है आपका वेरिएबल। तो मैं अगर बात करूं यहां वेरिएबल आप कभी तो ले रहे हैं x, कभी ले रहे हैं y, कभी ले रहे हैं z। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमारी लैंग्वेज ने हमें कुछ बने बनाए वर्ड्स ऐसे दिए हैं जिन्हें आप सिर्फ यूज कर सकते हो लेकिन उनको चेंज नहीं कर सकते। उन्हें कहा जाता है जी कीवर्ड्स। और मैं आपको यह बता दूं कि कीवर्ड्स आपके फंक्शनिंग परफॉर्म करने के काम आते हैं,
और इनके अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ होता है, और जो भी इनके अंदर पहले से होता है उनकी वैल्यू फिक्स होती है और हम उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं, कीवर्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कीवर्ड्स टोटल हमारी लैंग्वेज ने हमें कितने कीवर्ड्स दिए हैं? 32। मैं कुछ नाम देना चाहूंगा इनके, लाइक इफ, एल्स, while, for, do, int, care, ऐसे ऐसे हमें टोटल 32 कीवर्ड दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं कहूं आपको एक भी कीवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कीवर्ड आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट होते चले जाएंगे। हमारे हर चैप्टर में आपको 2-2, 3-3 नए नए कीवर्ड सुनने को मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो माइंड में सेट होते चले जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे जब तक वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू नहीं डलवाते थे तब तक उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई वैल्यू होती है और आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इन्हें कहा जाता है लाइब्रेरी वर्ड्स, या इन्हें क्या भी कहा जाता है? रिजर्व वर्ड्स। मींस आप इनको यूज कर सकते हो पर आप इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक छोटे से एग्जांपल से और बताना चाहूंगा मैं आपको। आपने क्या किया? x में डलवाया, सपोज कीजिएगा 50, तो यहां 50 मेरा कांस्टेंट है और x मेरा वेरिएबल है। और अगर मैं आपको कहूं मैंने 40 को डलवाया इफ में, तो यहां इफ मैं बता दूं आपको एक कीवर्ड है, और आप इफ के अंदर 40 डलवाने का मतलब आप इफ की वैल्यू को क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जबकि कीवर्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कीवर्ड सिर्फ यूज हो सकते हैं पर कीवर्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हम जब अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस वक्त हमें तरह तरह की अलग अलग कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ेगी, और जब हम वो कंडीशन लगाएंगे तो हमें अलग अलग कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वहां हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा कीवर्ड लगाया जाए। तो यहां मैं कि कौन से कीवर्ड को यूज कर रहा हूं? इफ को, और मैं सिर्फ इसको यूज कर सकता हूं लेकिन इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। वैल्यू को होल्ड करने का काम वेरिएबल करते हैं, कीवर्ड नहीं करते। और आप इसमें वैल्यू डलवाने को लेके आप इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो फटाफट से यहां पे हमारी क्या आने वाली है? एरर आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू होल्ड करने का काम वेरिएबल करेंगे, कीवर्ड नहीं करेंगे। और इन शॉर्ट ये भी कह सकते हो कीवर्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, या कीवर्ड को वेरिएबल की तरह यूज नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कीवर्ड और वेरिएबल का मेन डिफरेंस। कीवर्ड चेंज नहीं हो सकते जबकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। कीवर्ड के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ होता है लेकिन वेरिएबल के अंदर शुरू में कुछ भी नहीं होता, और जैसे जैसे वैल्यू डलवाओगे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। देखिएगा, x में मैंने डलवाया है 10, तो यहां x मेरा क्या है? वेरिएबल, और 10 हमारा क्या है? कांस्टेंट। y के अंदर मैंने क्या डलवाया है? 52.13, तो y मेरा क्या है जी? वेरिएबल, और ये क्या है मेरा? कांस्टेंट। z के अंदर मैंने क्या डलवाया है? सपोज m डलवा दिया। आप कहोगे सर m तो एक वेरिएबल है, तो मैं आपको बता दूं अगर आप किसी चीज को कोमे में बंद कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? एक कांस्टेंट बन जाता है। तो ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल है। जो वैल्यू हम डलवा रहे हैं वो हमारी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, और जिसमें डलवा रहे हैं वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल। तो कभी तो आपका कांस्टेंट कैसा है? विदाउट डेसिमल वैल्यू, दैट मीन जिसमें पॉइंट की वैल्यू ना हो। कभी हमारा कांस्टेंट कैसा होता है? जिसमें पॉइंट की वैल्यू हो। और कभी हमारा कांस्टेंट कैसा है? जो किस में बंद है? कोमे में बंद है। तो हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट हम इनपुट कर रहे हैं वो कांस्टेंट हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहले मैं कांस्टेंट को कैटेगराइज करने जा रहा हूं, देखिएगा। हाँ जी, कांस्टेंट उसको कहा जा रहा है जो वैल्यू आप इनपुट करते हो, और मैं उस कांस्टेंट को कैटेगराइज करने जा रहा हूं। कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे दो तरह के रहने वाले हैं। नंबर 1 प्राइमरी कांस्टेंट, नंबर 2 सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट कौन से होते हैं? इसके अंदर 3 कांस्टेंट आएंगे आपके। नंबर 1 इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट
कैरेक्टर कांस्टेंट। और सेकेंडरी में हमारे क्या क्या आएंगे जी, नंबर 1 फंक्शन, नंबर 2 पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो मैंने बात की थी कि जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, और हमारे कांस्टेंट कभी तो थे विदाउट पॉइंट की वैल्यू, कभी थे पॉइंट की वैल्यू में, और कभी किसकी वैल्यू में थे, कैरेक्टर वैल्यू में। तो जो कांस्टेंट हम इनपुट करते हैं अगर हमें उनको समझना है तो सबसे पहले हमें कौन से कांस्टेंट पढ़ने पड़ेंगे, अपने प्राइमरी कांस्टेंट। जबकि सेकेंडरी कांस्टेंट तो हमारे पूरे के पूरे क्या आने वाले हैं, चैप्टर आने वाले हैं। फिलहाल हमें कौन से कांस्टेंट पढ़ने हैं, अपने प्राइमरी, जिसको पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट कौन सा है, पॉइंट वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो जिसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं होती वो आपके इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, जिसमें पॉइंट की वैल्यू होती है वो आपके कौन से कांस्टेंट होते हैं, फ्लोट कांस्टेंट होते हैं। और जो कोमे में बंद होते हैं वो आपके कौन से कांस्टेंट होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि आपको इनके टोटली रूल पता होने चाहिए कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट कौन सा होता है, फ्लोट कौन सा होता है और कैरेक्टर कौन सा होता है। तो हम इनके रूल बाय रूल, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कैसे पता लगाएं इंटीजर कौन सा है, फ्लोट कौन सा है। तो हम इनके रूल 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्राइमरी कांस्टेंट। अगर आप बात करो कि प्रोग्रामिंग में तो प्योर प्रैक्टिकल होता है तो इसकी क्या नीड है, तो बता दूं कि जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो उस वक्त प्रोग्राम के शुरू में ही आपको यह देखने को मिलने वाला है और फिर आप वहां कंफ्यूज होगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इंटीजर कैसे काम करता है, फ्लोट कैसे काम करता है। तो हम अपने प्रैक्टिकल पे जाने से पहले वहां यूज होने वाली सारी की सारी टर्म्स आपको यहां क्लियर कर रहे हैं ताकि वहां जाने के बाद आपको दिक्कत ना आए। ओके, तो हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन से कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट। देखिए फर्स्ट प्राइमरी कांस्टेंट, प्राइमरी के अंदर सबसे पहले हमारा कांस्टेंट कौन सा आने वाला है, इंटीजर। इंटीजर कांस्टेंट बोलने में तो ये इंटीजर आता है लेकिन लिखने में ये क्या आता है, इंट, क्योंकि इंट एक बना बनाया कीवर्ड है। मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बने बनाए हैं और आप उनकी वैल्यू को यूज कर सकते हो लेकिन आप उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो मैं बात करूं तो इंटीजर वैल्यू बोलने में आती है पर लिखने में क्या आता है जी, आपका इंट, और आप इसको यूज कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं इंटीजर को कैसे पहचानोगे कि कौन सा कांस्टेंट इंटीजर होता है। नंबर 1 it must have, sorry, it must have without decimal value, means to say एक वेरिएबल जिसके अंदर बिना पॉइंट की वैल्यू हो, वो आपका बिना डेसिमल की वैल्यू हो, वो आपका कौन सा कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है। सेकंड रूल, जो आपके इंटीजर कांस्टेंट होते हैं वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बात की जाए सिंपल, यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। नेक्स्ट रूल, अगर आप अपनी वैल्यू के आगे कोई सिंबल नहीं लगाते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा आपकी क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। तो सीधा सा रूल है इसका, यहाँ पे डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। डी, जब आप अपनी प्रोग्रामिंग करोगे तो उस वक्त आपको इंटीजर कांस्टेंट भी यूज करने हैं, फ्लोट भी यूज करने हैं और कैरेक्टर भी यूज करने हैं। तो आपको वहां पे इनका सिंबल लगा के बताना पड़ेगा ताकि हमारे प्रोग्राम को समझ में आ जाए कि यूजर इंटीजर वैल्यू यूज करने जा रहा है, फ्लोट या कैरेक्टर।
तो हर एक वैल्यू का एक फॉर्मेट दे दिया गया है जिसमें इंटीजर का फॉर्मेट है परसेंटेज डी। मीन्स टू से जहां पे भी आप अपनी इंटीजर वैल्यू यूज करोगे वहां आपको परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो किसी का फॉर्मेट स्पेसिफाई करेगा। हाँ जी, मैं बता दूं आपको, परसेंटेज डी किसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहा है, इंटीजर वैल्यू का। यानी कि जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंटीजर वैल्यू यूज करेंगे तो वहां हमें उसे किससे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, परसेंटेज डी से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैंने बताया आपको कि जब आप अपनी कोई भी वैल्यू कंप्यूटर में डलवाते हो तो वो मेमोरी में जाके अपना कहीं ना कहीं पे क्या होगी, सेव होगी। ऑफ कोर्स जब वो सेव होगी तो वो अपना कोई ना कोई क्या लेगी, स्पेस भी लेगी। अब बात है कि कितना स्पेस लेगी, अलग अलग तरह की वैल्यू होती हैं और वो अलग अलग तरह का क्या लेंगी, स्पेस लेंगी। इंट, फ्लोट और कैरेक्टर, यहां पे मैंने 3 तरह की वैल्यू का जिक्र किया है और सारी की सारी वैल्यू सेम स्पेस लेने वाली नहीं है। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि इंटीजर वैल्यू कितना स्पेस लेगी, हमारी इंटीजर वैल्यू कितने का स्पेस लेने वाली है, 2 बाइट्स का। एक इंटीजर वैल्यू मेमोरी में जाके 2 बाइट्स का स्पेस लेगी। और आपको अगर ये नहीं पता हो बाइट्स क्या होती है तो मैं आपको वो भी बता दूं, हमारे कंप्यूटर में जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो किस में स्टोर होती है, 10101 में, जिसे आप कहते हो बाइनरी फॉर्मेट। और चाहे आप 1 ले लीजिएगा चाहे आप 0 ले लीजिएगा, इन्हें हम कहेंगे एक बिट। यस, ये भी हमारी एक बिट है और 0 भी हमारी एक बिट है। और जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 जब हम 8 बिट को मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है जी, 1 बाइट। यानी कि हमारा इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेगा। 2 बाइट का मतलब है वो कितने बिट का स्पेस लेगा, आपका 16 बिट का स्पेस लेगा। यानी कि 16 टाइम 1 1 1 1 0 0 0 0 0 इसका स्टोर होने वाला है। तो एक इंटीजर वैल्यू आपका इतना स्पेस मेमोरी में जाके लेने वाला है। ओके, अब इसका लास्ट रूल लिखने वाला हूं, देखिए जरा ध्यान से। मैंने x के अंदर सपोज कीजिएगा डलवाया 50, तो x मेमोरी में जाके अपना स्टोर होगा, और जब ये स्टोर होगा तो इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, और ये वैल्यू कहां सेव होने वाली है, इस सेल के अंदर। जैसे कि मैंने बताया कि आपका एक इंटीजर मेमोरी में जाके कितने बाइट का स्पेस लेने वाला है, 2 बाइट्स का। अब आज x में 50 है तो इसने कितने बाइट का स्पेस लिया है, 2 बाइट्स का। जब आप x में 500 डलवा दोगे, मैंने कहा एक वेरिएबल में जैसे ही नई वैल्यू डलवा देते हैं तो पुराने वाली वैल्यू वहां से क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। तो आज मैंने x के अंदर 500 डलवाया तो 50 क्या हो गया, अपडेट। लेकिन बात है क्या इसकी वैल्यू चेंज होने से इसका स्पेस चेंज हुआ, नो, क्योंकि 50 भी इंटीजर था और 500 भी इंटीजर है। तो पहले भी ये 2 बाइट का स्पेस ले रहा था और अभी भी कितने बाइट का स्पेस ले रहा है, 2 बाइट का स्पेस ले रहा है। अगर आप इसके अंदर 5000 डलवा देते हो तो भी ये कितने का स्पेस लेने वाला है, 2 बाइट का स्पेस ही लेने वाला है, इसका स्पेस चेंज नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर इसका स्पेस चेंज नहीं हो रहा तो क्या हम इसके अंदर कितनी भी वैल्यू डलवा सकते हैं, नो, इसकी एक रेंज है कि आप इसी रेंज के अंदर वैल्यू डलवा सकते हो। रेंज है क्योंकि हमारा इंटीजर नेगेटिव में भी काम करता है और पॉजिटिव में भी। तो मैं आपको बता दूं ये इसकी नेगेटिव की रेंज है और ये इसकी पॉजिटिव की रेंज है। मींस आपका इंटीजर नेगेटिव में भी वैल्यू डलवाएगा तो मैक्सिमम इस रेंज तक, और पॉजिटिव में भी डलवाएगा तो मैक्सिमम इस रेंज तक। आपकी वैल्यू को इसको क्रॉस नहीं कर सकती। और अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने x में डलवा दिया 50,000 50,000 जो कि इस रेंज को एक्सीड कर रहा है, तो ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब ये भी पूछेंगे सर ये रेंज आई कहां से, तो इस रेंज का मैं बताता हूं ये रेंज आई कहां से, इसको रब कर देता हूं मैं आपका एक नंबर सिस्टम का ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें यह बताऊंगा कि कंप्यूटर के अंदर जब हमारी वैल्यू 101 में स्टोर होती है तो उसकी रेंज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेकिन फिलहाल इस रेंज को बताने के लिए इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। इसकी रेंज, हमारा इंटीजर लेने वाला है कितने बाइट का स्पेस, 2 बाइट्स का। 2 बाइट्स में कितने बिट होती हैं, 16 बिट।
और बिट किस में होती हैं? बाइनरी में, 1010101010 बाइनरी में होती है। तो 16 बिट और बिट कितनी होंगी? या 1 होगा या 0 होगा। तो मैक्सिमम तो कितनी होने वाली हैं? 2। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 रहने वाले हैं, या तो 1 या 0। तो इस नंबर का बेस रहेगा 2 का। जितने हमारे नंबर्स हैं, कितने? 16 बिट, वो हो जाएगी इसकी पावर 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 निकाल ली जाएगी, जिसमें हमारा कितना आ जाएगा? 65536 इतना आ जाएगा। और ये इंटीजर की रेंज कैलकुलेट हो गई है। लेकिन जो भी रेंज निकलेगी वो रेंज पॉजिटिव में भी काम करेगी और वो रेंज नेगेटिव में भी काम करेगी। इसीलिए जो भी रेंज आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जितना भी आएगा हाफ माइनस में रख दिया जाएगा, हाफ प्लस में रख दिया जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आ रहा है 32768। तो हाफ हो गया माइनस में, -32768 से लेके -1 तक, और +1 से लेके प्लस के 32768 तक। लेकिन -1 और +1 के बीच में क्या भी आती है? 0। तो एक यहां से कम कर दिया जाएगा, जिससे आपकी ये रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी इंटीजर की रेंज कैलकुलेट की जा रही है। और इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जब आप एक ऐसी वैल्यू डलवाते हो कंप्यूटर में जिसके अंदर पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, उसको कौन सा कांस्टेंट बोला जाता है? इंटीजर कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, इसमें बात की जा रही है इंटीजर की, जो कितने बाइट पे काम कर रहा है? 2 बाइट्स पे। लेकिन एक बात और बता दूं कि सी पे काम करने के लिए आपके पास एक नहीं मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरी में, डॉज बेस और विंडो बेस। डॉज बेस सॉफ्टवेयर के अंदर वो काम करता है 16 बिट पे, और विंडो बेस सॉफ्टवेयर काम करते हैं 32 बिट पे। अगर आप अपनी सी विंडो बेस पे काम कर रहे हो या लाइनक्स पे काम कर रहे हो, तो आपका इंटीजर 32 बिट यानी कि 4 बाइट का स्पेस लेने वाला है। जैसे मैं बात करूं, इसको रब करता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं डोज बेस पे बात करता हूं, डोज बेस सिस्टम पे, तो हमारा इंटीजर 16 बिट का स्पेस लेगा। 16 बिट यानी कि 2 बाइट। और अगर मैं विंडो बेस सिस्टम पे बात करता हूं, तो हमारा इंटीजर 32 बिट, हमारा इंटीजर 32 बिट, 32 बिट का मतलब क्या हुआ? 4 बाइट का स्पेस लेगा मेमोरी में। अब 2 बाइट का मतलब 16 बिट। तो इसकी रेंज निकालने के लिए आप क्या कर देते थे? 2 की पावर 16, और इसकी रेंज निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? 2 की पावर 32 कर दोगे। ऑफ कोर्स 2 की पावर 32 बहुत बड़ी रेंज आने वाली है। इसीलिए जब आप विंडो बेस पे काम करते हो तो सी की रेंज बहुत ज्यादा बड़ी आ जाती है, जबकि डोज बेस में आपको काम करने के लिए सिर्फ इतनी रेंज मिलती है। तो इसी के साथ हमने पता लगा लिया कि इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं जिसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, वो आपके इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। और इसी के साथ मैंने अपने पहले कांस्टेंट खत्म कर दिए। अब मैं अपने सेकंड कांस्टेंट पे आ रहा हूं, फ्लोट कांस्टेंट। देखिएगा, फ्लोट ऐसे कांस्टेंट जिनके अंदर पॉइंट की वैल्यू आती है, जैसे 19.13, तो वो आपके कौन से कांस्टेंट होते हैं? फ्लोट कांस्टेंट होते हैं। देखिएगा, मैंने कहा था हम इसके रूल पढ़ने वाले हैं। अभी अभी इंटीजर के रूल हुए हैं, सेकंड रूल स्टार्ट हो रहे हैं फ्लोट कांस्टेंट के। सबसे पहला रूल, इट मस्ट हैव डेसिमल वैल्यू। मींस जिस कांस्टेंट के अंदर पॉइंट की वैल्यू होती है, जिस कांस्टेंट के अंदर डेसिमल वैल्यू होती है, वो आपके फ्लोट कांस्टेंट होते हैं। और फ्लोट कांस्टेंट बोलने में इसको फ्लोट भी कह सकते हैं, लेकिन और रियल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन लिखने में ये क्या आते हैं जी? फ्लोट। क्योंकि फ्लोट आपका एक बना बनाया क्या है?
कीवर्ड है। मैंने कहा था आपको अपने कीवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हर चैप्टर में 2-2, 3-3, 4-4 कीवर्ड आपके सामने आते चले जाएंगे और ये सारे कीवर्ड आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो हम सेकंड कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, फ्लोट कांस्टेंट, जिसके अंदर बताया कि जिसके अंदर पॉइंट की वैल्यू होती है वो आपके कौन से कांस्टेंट होते हैं, फ्लोट कांस्टेंट। सेकंड रूल, ये भी आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। हाँ जी, ये रूल आपका सेम है, इंटीजर में भी सेकंड रूल सेम था कि वो पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी, और यहां भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। थर्ड रूल, अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। नेक्स्ट, हर वैल्यू का एक फॉर्मेट होता है जो ये बताता है कि वो वैल्यू किस टाइप की है। इंटीजर का फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था %d और इसका फॉर्मेट है हमारे सामने %f। यानी कि जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर फ्लोट वैल्यू पे काम करेंगे तो हर वहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, %f लगाना पड़ेगा, जिसे बोला जाएगा फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर। 5, आपका एक फ्लोट 4 बाइट्स का स्पेस लेगा मेमोरी में। हाँ जी, इंटीजर के साथ क्या था कि जब वो विंडो बेस पे काम करता था तो 4 बाइट का स्पेस लेता था, जब वो डॉज बेस पे काम करता था तो वो अलग स्पेस लेता था। लेकिन आपका फ्लोट हमेशा मेमोरी में जाके 4 बाइट्स का स्पेस लेगा, चाहे आप विंडो पे काम कीजिएगा चाहे आप डॉज पे काम कीजिएगा, फ्लोट हमेशा 4 बाइट का स्पेस लेता है। अब दैट मीन्स चाहे इसमें छोटी वैल्यू डलवाओ चाहे कोई भी डलवाओ, वो आपका हमेशा 4 बाइट की वैल्यू पे काम, 4 बाइट का मेमोरी में जाके स्पेस लेगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की कि ये कितनी रेंज के अंदर वैल्यू डलवा सकता है। तो इसकी रेंज है -3.4 E38 से लेके प्लस के 3.4 E38 तक। हाँ जी, आप लोगों ने अभी इंटीजर की रेंज पढ़ी थी तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि इतने 1000 से लेके और इतने 1000 तक आप वैल्यू डलवा सकते हो और आप इस रेंज को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं फ्लोट में बात करूं, यहां तो कुछ रेंज ही नहीं दिखाई दे रही, यहां तो ये सिस्टम ऐसे लिखा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसकी रेंज काफी बड़ी है और ये उस रेंज को एक लिखने का एक तरीका है कि भाई आप उस रेंज को इस तरीके से लिख सकते हो। अब आपको मैं ये बता दूं कि इस रेंज को समझने के लिए इस रेंज को खोलना पड़ेगा, और कैसे खोलेंगे अब वो देखिएगा। ये रेंज कैसे लिखी गई है, कुछ इस तरीके से, लाइक आप लिखते हैं 15 × 10 150, 15 × 100 1500। बस अगर मैं इसको 10 की पावर 2 कर देता हूं तो ये दोनों पॉइंट क्या रहने वाले हैं, सेम। या ये कह लीजिएगा यहां पे मैंने 1000 लगाया तो कितना हो गया 15000, और अगर मैं यहां पावर 3 कर देता हूं तो ये दोनों बातें क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं। तो बस कुछ इस फॉर्मेट में इस रेंज को रिप्रेजेंट किया गया है और मैं इस रेंज को समझाने के लिए मैं इसको खोल के बता रहा हूं कि ये रेंज किस तरीके से लिखी गई है। देखिएगा, जो ये है नेगेटिव की रेंज और ये है किस चीज की रेंज, पॉजिटिव की। जो आपके सामने ये ई है, इस ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल, और ई के जो लेफ्ट में होता है ये इसको हम कहेंगे मेंटीसा, और जो ई के राइट में होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। सेम हियर, एक्सपोनेंशियल, मेंटीसा, एक्सपोनेंट। और इस रेंज को खोलने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m×r⁻e, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस रेंज को कैसे लिखा गया है और इसको कैसे समझा जा सकता है। देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। हाँ जी, इस रेंज को समझने का एक फॉर्मूला है m×r⁻e, जहां m तो है आपका मेंटीसा, r क्या है आपका रेडिक्स, और e क्या है आपका एक्सपोनेंट। हाँ जी, m से मेंटीसा, r से रेडिक्स और e से एक्सपोनेंट। मेंटीसा आपको यहां से मिल जाएगा, एक्सपोनेंट भी यहां से मिल जाएगा, लेकिन रेडिक्स क्या होता है, रेडिक्स कहते हैं हम किसी नंबर के बेस को। जैसे पीछे आपने इंटीजर की रेंज खोली थी, मैं फिर यहां ले चलता हूं आपको, और आपने यहां रेंज निकालने के लिए किसकी पावर की थी, 2 की पावर।
तो 2 रेडिक्स था किसका, बाइनरी का, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। लेकिन अब अगर मैं यहां बात करता हूं तो रेडिक्स की वैल्यू कितनी रहने वाली है, यहां पे 10, क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, डेसिमल वैल्यू में। डेसिमल यानी कि 0 से लेके 9 तक, और डेसिमल का बेस कितने का होता है, 10 का। ओके, तो मैं रेंज खोलता हूं। पहले मैं किसकी रेंज खोलने वाला हूं, नेगेटिव की। ये नेगेटिव की रेंज है, देखिएगा। रेंज को खोलने का फॉर्मूला है m क्रॉस r की पावर e, जहां m तो कितना है मेरा, -3.4, r है मेरा 10 और e कितना है मेरा 38, यानी कि 10 की पावर 38 कीजिएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगी आपकी नेगेटिव की रेंज। और ऐसे ही मैं अगर प्लस की रेंज खोलता हूं तो क्या होगा, वही m क्रॉस r की पावर e, m है मेरा 3.4, 10 की पावर 38, ये मेरी प्लस की रेंज आ गई है। अब आपको सर ये रेंज हमें कहां देखने को मिलती है, जब हम कैलकुलेटर को ले लीजिएगा। कई बार कैलकुलेटर में हम बड़े बड़े नंबर डलवाते हैं, तो कैलकुलेटर में 9999 कुछ भी बड़ी वैल्यू डाल के और मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखना उसको, तो जब बहुत बड़ा नंबर जनरेट होगा तो कैलकुलेटर भी उसको इसी नंबर में रिप्रेजेंट करेगा, ई में। तो आपको जब वहां देख के समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे लिखा गया है। तो हम यहां बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे फ्लोट कांस्टेंट कौन से होते हैं, जहां पे आपका पॉइंट यानी कि डेसिमल का वैल्यू लगा होता है, वो हमारे कौन से कांस्टेंट होते हैं, फ्लोट कांस्टेंट होते हैं। जैसे अभी भी मैंने रिप्रेजेंट किया, लाइक x में मैं डलवा रहा हूं 9.2, तो ये हमारा कौन सा कांस्टेंट हो गया, फ्लोट कांस्टेंट हो गया। तो हम अपने 2 कांस्टेंट डन कर चुके हैं, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोट। अब मैं अपने लास्ट कांस्टेंट की तरफ जाने वाला हूं, जिस कांस्टेंट का नाम है कैरेक्टर कांस्टेंट। देखिएगा, वंस अगेन मैंने x में 10 डलवाया, तो ये 10 हमारा कांस्टेंट था, और वो भी कौन सा, इंटीजर। y में मैं डलवा रहा हूं पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू को क्या कहा जा रहा है, फ्लोट कांस्टेंट। और अब मैं z के अंदर क्या डलवा रहा हूं, k। जो भी डलवाओ बस उसको कोमे में बंद कर दीजिएगा, और जैसे इसे कोमो में बंद कर दोगे वो कौन सा कांस्टेंट बन जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब मैं यहां पर अपने थर्ड कांस्टेंट डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है कैरेक्टर कांस्टेंट। देखिएगा, बोलने में ये कैरेक्टर कांस्टेंट आते हैं, लेकिन लिखने में क्या आएगा, कैर, CHAR, कैर, क्योंकि आपका कैर एक बना बनाया कीवर्ड है। ओके, तो अगर बात करें तो ये कांस्टेंट है, ये फ्लोट कांस्टेंट है, और ये आपका कौन सा कांस्टेंट है, कैर कांस्टेंट है। अब जैसे इंट और फ्लोट के रूल पढ़ाए हैं, वैसे ही मैं आपको किसके रूल पढ़ाने वाला हूं, कैरेक्टर कांस्टेंट के। देखिएगा, रूल नंबर 1, पहला रूल मैं आपको बता दूं कि एक आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा किस में बंद होना चाहिए, सिंगल कॉमे में। अगर आप उसको सिंगल कॉमे में बंद नहीं करते हो तो वो कैरेक्टर कंसीडर नहीं होगा। तो इसका पहला रूल है, इट मस्ट बी एनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल कोट्स। इट मस्ट बी एनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल कोट्स, कि ये सिंगल कॉमे में बंद होना चाहिए। इट मस्ट बी एनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल कोट्स। दूसरा रूल मैं आपको बता दूं, कई बार हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को कोमे में तो बंद करवा देंगे, पर वैल्यू हम इसमें एक नहीं, कितनी दे देंगे, एक से ज्यादा। जैसे मैं बात करूं कि z के अंदर आपने यहां पे कितने कैरेक्टर डलवाए हैं, 2, लेकिन हमारा कैरेक्टर कहता है कि आप एक बार में सिर्फ कितना कैरेक्टर डलवा सकते हो, एक कैरेक्टर डलवा सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा डलवाते हो तो ये एरर नहीं देगा, यहां पे सिर्फ पहले कैरेक्टर को उठा लेगा और बाद वाले कैरेक्टर को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। दैट मीन्स हम अपने कैरेक्टर कांस्टेंट में एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर डलवा सकते हैं। ओके, तो सेकंड रूल यहां पे क्या है, ओनली 1 कैरेक्टर कैन बी असाइन एट ए टाइम। एक बार में आप सिर्फ कितने कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं, अपने
एक असाइन कर दे सकते हैं, और अगर आप उसके बाद भी एक से ज्यादा कैरेक्टर असाइन करते हो तो एरर नहीं आएगी, वो सिर्फ पहला कैरेक्टर उठा लेगा और बाद वाले कैरेक्टर को वहां से क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। नाउ थर्ड पॉइंट, स्पेस का। एक कैरेक्टर आपका हमेशा 1 बाइट का स्पेस लेगा, जैसे इंटीजर ने लिया था 2 बाइट का, फ्लोट ने लिया था 4 बाइट का, कैरेक्टर कितने का लेगा, 1 बाइट का। लेकिन जब ये मेमोरी में जाके सेव होंगे तो अपना कुछ ना कुछ स्पेस जरूर लेंगे। ओके, तो अब इसकी बात है फॉर्मेट की। कैरेक्टर का फॉर्मेट होता है %C, ये इसका फॉर्मेट है, इसको हम बोलेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। हाँ जी, जब आप अपनी इंटीजर वैल्यू डलवाते थे तो वहां आपको लगाना पड़ता था %D, फ्लोट के लिए लगाना पड़ता था %F और कैरेक्टर के लिए लगाना पड़ेगा %C, जो ये स्पेसिफाई करेंगे कि आप किस तरह की वैल्यू को इनपुट आउटपुट करवाने जा रहे हो। जब भी अपना प्रोग्राम आप बनाओगे तो उस वक्त वहां आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह की वैल्यू पे काम करना चाहते हो, तो वहां %D, F ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करके बताना पड़ेगा कि किस तरह की वैल्यू पे आप काम करने जा रहे हो। अब बात आती है आखिरी पॉइंट इसकी, रेंज की, कि आप अपनी वैल्यू किस रेंज से किस रेंज के बीच में डलवा सकते हो और आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैरेक्टर की रेंज। कैरेक्टर की रेंज है आपकी -128 से लेके प्लस के 127 तक। रेंज कैसे निकली, ये लेगा 1 बाइट का स्पेस। 1 बाइट में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट, और मैंने बताया था 2 की पावर 8 कर दीजिएगा, जितना भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, हाफ माइनस में चला जाएगा, हाफ प्लस में चला जाएगा, लेकिन बीच में क्योंकि 0 आता है इसलिए एक यहां से कम होकर 127 तक जाएगा। और ये आपके कैरेक्टर के रूल हो गए हैं। जैसे रूल इंटीजर के थे वैसे फ्लोट के थे और वैसे कैरेक्टर के हैं। इन शॉर्ट एक इसमें बता देता हूं मैं आपको कि जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट की वैल्यू नहीं होती वो होते हैं आपके इंटीजर कांस्टेंट, जिसके अंदर पॉइंट की वैल्यू होती है वो होते हैं फ्लोट कांस्टेंट, और जो कोमे में बंद होता है वो आपका कौन सा कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर। और जब आप अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट करोगे तो उस वक्त सिर्फ ये 3 ही कांस्टेंट ऐसे हैं जो आपके यूज होने वाले हैं। इनके रूल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको एक बार भी दिक्कत में आने वाली नहीं है, सब इजीली क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, अब मैं एक बार थोड़ा सा रेंज को लेकर क्लैरिटी करना चाहूंगा कि रेंज यहां कैसे काम कर रही है। ओके, देखिए थोड़ा हम इंटीजर की इसकी रेंज को डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज मैं एक इंटीजर वैल्यू डलवा रहा हूं और ये इंटीजर की रेंज है, और आपसे ये पूछा जाए कि बताइएगा ये इंटीजर वैल्यू इस रेंज के अंदर है या नहीं है, तो आप बड़े इजीली बता दोगे कि हाँ ये रेंज में है, यहां तो रेंज में है, बाकी नहीं होगी तो आप इजीली बता सकते हो उसको। लेकिन अगर मैं यही केस एक कैरेक्टर के साथ करता हूं, सपोज ये Z है और Z के अंदर मैंने एक कैरेक्टर डलवा लिया K, और अभी भी मैंने बताया कि कैरेक्टर की रेंज इतनी थी ये वाली यहां पे आपकी, और मैंने इसकी रेंज लिख डाली यहां पे -128 से लेके प्लस के 127 तक, और आपसे मैंने ये पूछा कि बताइएगा ये रेंज के अंदर है या नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे आप कहोगे सर यहां तो हमें पता है कि 50 डलवा रहे हैं और वो 50 इस रेंज के अंदर है या नहीं है, लेकिन यहां हम एक कैरेक्टर डलवा रहे हैं और हमें नहीं पता चल पा रहा कि वो कैरेक्टर इस रेंज के अंदर है या नहीं है। क्यों नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि इसकी रेंज तो दी हुई है नंबर के अंदर और डलवा रहे हैं आप क्या, कैरेक्टर। तो इसके पीछे का मैं बता दूं क्या इसके अंदर सिस्टम चल रहा है। इसके अंदर हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी वैल्यू डलवाते हैं, चाहे वो कैरेक्टर ही क्यों ना हो, हमारे कंप्यूटर के अंदर हर वैल्यू नंबर फॉर्मेट में जाके सेव होती है। अगर आपने डायरेक्ट नंबर डलवाया है तो सेव ही क्या होगा, नंबर। लेकिन अगर आपने अपनी वैल्यू कैरेक्टर में डलवाई है तो वो वैल्यू सेव होने से पहले किस में कन्वर्ट होगी, नंबर में कन्वर्ट होगी, जब जाके सेव होगी। अब ये नंबर में कैसे कन्वर्ट होगी देखिएगा। सपोज आपने एक वेरिएबल में डलवाया कैपिटल है, हाँ जी, इसको कोमे में बंद किया है। कोमे में बंद करने का मतलब ये कौन सा कांस्टेंट बन गया, कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे ही आप x में a डलवाओगे तो a की जगह कंप्यूटर में कितना जाएगा, 65। हाँ जी,
अब x में a नहीं, अब x में कितना जा रहा है 65 जा रहा है। और अगर आप इस a को कोमे में बंद नहीं करते हो तो ये कैरेक्टर कंसीडर नहीं होगा, ये एक वेरिएबल कंसीडर होगा। अब देखिएगा, अगर आप यहाँ पे a ना डलवा के क्या डलवाते हैं b, तो b की जगह आपका कितना जाएगा 66, c की जगह 67, ऐसे z तक जाएगा और z की लास्ट वैल्यू होगी 90, क्योंकि 65 से 90 टोटल आपके कितने अल्फाबेट हो गए 26 अल्फाबेट्स हो गए हैं आपके। हाँ जी, तो जब हम अपने कंप्यूटर में कोई भी कैरेक्टर वैल्यू डालते हैं तो कंप्यूटर में कैरेक्टर वैल्यू ना जाके उसका क्या जाता है, उसका कोड जाता है। ओके, अब ऐसे ही अगर मैं एक वेरिएबल के अंदर सपोज कीजिएगा स्मॉल अल्फाबेट डलवा लेता हूं, लाइक मैंने क्या डलवा दिया ए, स्मॉल ए, तो इसके अंदर स्मॉल ए की जगह कितना जाएगा 97। हर एक कैरेक्टर का एक कोड फिक्स होता है और जो कैरेक्टर डलवाओगे उसमें उसी का कोड चला जाएगा। तो यहाँ पे ए नहीं, ए की जगह कितना चला जाएगा 97। हाँ जी, अगर मैं डलवाता स्मॉल बी तो स्मॉल बी की जगह 98, सी की जगह 99, डी की जगह 100, ऐसे जेड तक जाता और जेड की वैल्यू कितनी है 122, क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट हो गए। अब मैंने आपसे जब के डलवाया था तो मैंने पूछा था बताइएगा ये रेंज के अंदर है या नहीं है। अब आप इजीली बता सकते हो, अगर वो के कैपिटल है तो वो इस रेंज के अंदर होगा जो कि कैपिटल कैरेक्टर की रेंज है, अगर वो स्मॉल के अंदर है तो वो इस रेंज के अंदर होगा जो कि स्मॉल की रेंज है, और इजीली बता सकते हैं ये रेंज के अंदर है। तो एक कैरेक्टर की जब रेंज देखी जाती है तो रेंज उसकी देखी जाती है उसके कोड के अकॉर्डिंग कि वो रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक्स में मैंने डलवा दिया 0 और आपसे पूछा गया कि 0 कौन सा कांस्टेंट है, तो आप इजीली बताओगे सर ये 0 कैसा कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं इस 0 को किस में बंद कर देता हूं, कोमे में बंद कर देता हूं, तो ये कौन सा कांस्टेंट बन जाएगा, कैरेक्टर। हर वो चीज जो सिंगल कोमे में बंद होती है वो कौन सा कांस्टेंट होती है, आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये 0 आपका कैरेक्टर बन गया। हाँ जी, इसको ओ मत बोल दीजिएगा, रहेगा ये 0 ही, पर ये 0 कोमे में बंद करते के साथ इंटीजर से किस में कन्वर्ट हो चुका है, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। और हर कैरेक्टर का कोई ना कोई कोड होता है, 0 का कोड कितना होता है 48। हाँ जी, अब x में 0 नहीं जाएगा, x में कितना जाएगा 48। अगर मैं x में ये 0 रखवाता हूं, दिस इज इंटीजर, दिस इज नॉट कैरेक्टर, क्योंकि सिंगल कोमे में बंद नहीं है, तो यहां x में 0 जाएगा और यहां x में 48 जाएगा क्योंकि ये कैरेक्टर है। अगर 1 डलवाऊंगा तो 49, 2 की जगह 50, 51, ऐसे डिजिट आपके 9 तक होते हैं और 9 की वैल्यू कितनी रहेगी 57 रहेगी। अब x में अगर कोई 10 रखवा लेता है तो आप ये पूछेंगे कि यहाँ 10 की क्या वैल्यू जाएगी, तो मैं बता दूं मैंने एक रूल पढ़ाया था लास्ट टाइम यहाँ पे आपको कि ओनली 1 कैरेक्टर कैन बी असाइन एट ए टाइम, यानी कि एक बार में सिर्फ कितने कैरेक्टर डलवाए जा सकते हैं, एक। अगर आप यहाँ पे 2 डलवाते हो तो वो पहले को एक्सेप्ट कर लेगा और बाद वाले को इग्नोर कर देगा, और पहले वाले की वैल्यू कहां होगी, इस रेंज के अंदर होगी। तो मैंने बताया जितने भी कैरेक्टर आप इनपुट कराते हो हर कैरेक्टर का कोई ना कोई क्या होता है, कोड होता है, और हर कैरेक्टर के कोड को कौन सा कोड बोलते हैं हम लोग, अस्काई कोड। हाँ जी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। हाँ जी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो जितने भी कैरेक्टर आप कंप्यूटर में इनपुट करते हो हर एक कैरेक्टर का जो कोड होता है उसको कहते हैं उस कैरेक्टर का अस्काई कोड। और ये कंप्यूटर में जब कैरेक्टर इनपुट करोगे तो कंप्यूटर में कैरेक्टर नहीं जाएगा, उसका अस्काई कोड जाएगा। अब ये भी पूछेंगे ये आए कहां से, तो एक संस्था है जिसका नाम है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ये वो संस्था है जिसने इन कोड को अप्रूव किया कि किस कैरेक्टर का क्या कोड होने वाला है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो आप इजीली किसी भी कैरेक्टर की रेंज को निकाल सकते हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें एक कैरेक्टर की रेंज हमारी कितनी है, -128 से लेके प्लस के 127 तक, ये हमारी किसकी रेंज है, कैरेक्टर की, जिसके अंदर से 48 से लेके 57 तक ये रेंज तो किसकी है, डिजिट ने ले ली है। इसके अंदर से 65 से लेके 90 तक ये रेंज किसने ले ली है, कैपिटल अल्फाबेट्स ने ले ली है। और 97 से लेके 122 तक
ये रेंज किसने ले ली है? स्मॉल अल्फाबेट ने ले ली है। तो इनके अलावा भी कुछ रेंज अभी भी बची है, क्योंकि रेंज मेरी कहां से स्टार्ट हो रही है? -128 से, जबकि डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं 48 से। तो 47 तक की तो मेरी रेंज वो है जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। अब एक इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि 58 से लेके कहां तक? 64 तक, ये बिल्कुल खाली पड़ी है। और एक इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला, और एक यहां से यानी कि 123 से लेके आखिरी पॉइंट कहां तक का था? 127 तक का, एक ही मेरी रेंज खाली पड़ी है। ये मेरी जो रेंज बची हुई है, ये रेंज मेरी किसकी है? सिंबल की। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बची हुई जो मेरी रेंज है वो किसकी है? सिंबल की। यानी कि अगर मैं अपने वेरिएबल के अंदर सपोज प्लस डलवाता हूं, और प्लस को मैंने किस में बंद कर दिया है? कॉमे में। कॉमे में बंद करते के साथ वो कौन सा कांस्टेंट बन जाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। और कैरेक्टर जितने भी होंगे, मैं बात करूं सिंबल की, ये बची हुई जो रेंज है वो सारी की सारी किसकी है? सिंबल की है आपकी। तो इस तरह आप पहचान सकते हो आपके कौन से कांस्टेंट कैसे होते हैं। फाइनली मैं लिख दूं यहां पे बिना पॉइंट का वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट। पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो आपकी कौन सी वैल्यू होती है? फ्लोट कांस्टेंट। और जो आपके सिंगल कॉमे में बंद होते हैं वो आपके कौन से कांस्टेंट होते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। तो ये टोटल 3 टाइप के कांस्टेंट है आपके जिसमें आप काम करने जा रहे हो। तो यहां मैंने आपको टोटल डिस्क्राइब किया कि वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। और इसके बाद मैं अपनी बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, जहां से मैंने आपको सी पढ़ाना स्टार्ट किया था। और मैंने बताया था कि जब हम अपनी सी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल। ये आने के बाद हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कीवर्ड, वेरिएबल और कांस्टेंट। जो 2 स्टेप्स मैं अपने कंप्लीट कर चुका हूं, और मैं अब अपना थर्ड स्टेप स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन। एंड मैं आपको शॉर्ट ही देता हूं कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। सी आपको एक बिल्कुल गेम लगने लगेगी, कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोई बर्डन है, और इजीली आप इसके अंदर अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल मैं यही खत्म करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपना स्टार्ट करने वाला हूं इंस्ट्रक्शन से, जो कि मेरा थर्ड स्टेप होगा, और मैं अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।